नमस्कार दोस्तों, हम 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। और एक क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में कि अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर लिखिए। तो देखिए, हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे फिर अंतर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अनुसंख्यता। तो देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की जो संख्या है वो अनुसंख्यता कहलाती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं 2NH3 N2 + 3H2, जैसे प्लेटिनम की सतह पर यह अभिक्रिया हो रही है तो इसमें कुल दो अणु भाग ले रहे हैं। तो यहां अनुसंख्यता कितनी है? अनुसंख्यता बराबर 2। ऐसे ही अगर हम बात करें H2 + Cl2 Hν यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 1 2 2HCl। तो यहां पे भी अनुसंख्यता कितनी है? अनुसंख्यता बराबर 2। ठीक है, कुल मिलाके किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसको हम अनुसंख्यता कहते हैं। और अनुसंख्यता हम अभिक्रिया के समीकरण को देखकर निकाल सकते हैं। अभिक्रिया के समीकरण में जो अभिकारकों के जो रस समीकरण गुणांक हैं उनको जोड़कर हम अनुसंख्यता निकाल सकते हैं। जैसे एक और अभिक्रिया अगर हम देखें 2NO + O2 = 2NO, इसमें इसकी अगर अनुसंख्यता हम देखें तो 2 NO के अणु भाग ले रहे हैं और 1 O2 का अणु भाग ले रहा है। 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, कुल मिलाके अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि है। हम अभिक्रिया के संतुलित समीकरण को देखकर अनुसंख्यता निकाल सकते हैं। अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में यदि हम रस समीकरण गुणांकों का योग कर देंगे तो हमारे पास अनुसंख्यता आ जाएगी। जैसे ये अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है और NO का रस समीकरण गुणांक 2 है और O2 का यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3। अनुसंख्यता हो गई 3। ऐसे ही यहाँ 1 + 1 अनुसंख्यता कितनी हो गई? 2। NH3 के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसमें अनुसंख्यता कितनी हो गई? 2। अर्थात हम केवल अभिक्रिया का समीकरण देखकर ही अनुसंख्यता निकाल सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक राशि है और इसका मान कभी भी 0 या भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अभिक्रिया में अणु पूरा ही भाग लेगा, आधा अणु कभी भाग नहीं लेता। इसलिए ये भिन्न नहीं हो सकती अनुसंख्यता और 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक अणु अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका मान न्यूनतम 1 होगा, 0 नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। और ये एक सैद्धांतिक राशि है, यानी कि आप मात्र अभिक्रिया का समीकरण देखकर इसका मान निकाल सकते हैं अनुसंख्यता का। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि। देखिए, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, मतलब इसका निर्धारण प्रयोग के द्वारा किया जाएगा। मतलब आप केवल समीकरण देखकर हम अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगा सकते।
इसके लिए हमें उस अभिक्रिया को करना पड़ेगा और अभिक्रिया वेग किन किन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है उसके आधार पर हम कोटि निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं कोटि की डेफिनेशन बता रहा हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सांद्रता घातों का योग, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, जैसे एक अभिक्रिया है अपनी CH3CO C2H5, मतलब ये एस्टर है, एस्टर, इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं। जल अपघटन, जब इसका हम जल अपघटन करेंगे तो दो चीज यहाँ हमको प्राप्त होंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा एल्कोहल। दो चीज हमको यहाँ प्राप्त, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए जब इस अभिक्रिया का हम प्रयोग द्वारा अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जल की सांद्रता पर निर्भर क्यों नहीं करता है अभिक्रिया का वेग? क्योंकि यहाँ जल अधिक में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है जल, इसलिए उसकी सांद्रता परिवर्तन से वेग परिवर्तित नहीं होता। केवल एस्टर की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो अगर हम इसका वेग समीकरण दें तो वेग बराबर के CH3CO C2H5 यानी कि एस्टर की सांद्रता 1 और जल की सांद्रता कितनी हो गई? 0, सांद्रता घात 0। क्योंकि अभिक्रिया वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमने उसकी घात कितनी लगाई है? 0। अब यदि हम, ये हो गया वेग समीकरण जो प्रयोग के द्वारा निकाला है। अब देखो वेग समीकरण में अगर हम सांद्रता घातों का योग करते हैं तो योग आता है 1, तो 1 + 0 बराबर 1। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की? 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर अनुसंगता देखें हम इसकी तो अनुसंगता कितनी आएगी? 1 और 1 2, 1 और 1 2, क्योंकि इसमें कुल 2 अणु भाग ले रहे हैं, एस्टर का और जल का, यानी कि जो रस समीकरण वृत्ति गुणांक है उनका योग कितना है? 2 है। तो अभिक्रिया की अनुसंगता तो 2 है, लेकिन कोटि कितनी है? 1, क्योंकि जल की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। ऐसे ही हम दूसरा एक उदाहरण और ले सकते हैं, H2 + Cl2H। ठीक है, जल की सतह पर अभिक्रिया हो रही है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हम करा रहे हैं और H2 + O2 में और 2HCl बन गया। इस अभिक्रिया में अगर इस अभिक्रिया का अध्ययन किया जाए प्रयोग से तो हमें ज्ञात होगा कि अभिक्रिया वेग H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। अभिक्रिया वेग डिपेंड करता है प्रकाश पर। अगर आप प्रकाश की मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, कुल मिला के अगर इसका हम वेग समीकरण दें तो वेग बराबर ये हो जाएगा कि H2 की घात 0 और Cl2 की घात 0। 0 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अभिक्रिया वेग H2 और Cl2 पर निर्भर कर ही नहीं रहा। H2 और Cl2 की घात पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोटि अगर निकालेंगे आप, कोटि बराबर 0 + 0 यानी कि 0, और अनुसंगता अगर आप निकालेंगे तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? टोटल 2 ले रहे हैं, 1 और 1 2, तो 2 हो गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमने एक चीज देखी, कोटि का मान 0 हो सकता है अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो कोटि का मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन अनुसंगता का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक अणु तो भाग लेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोटि या अनुसंगता देखी। अगर मैं कोटि की द्वारा डेफिनेशन दूं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। या एक दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जिन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उन अणुओं की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
या फिर ऐसा कह सकते हैं वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब मैं दोनों में अंतर आपको बता रहा हूं क्योंकि अंतर का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अंतर का क्वेश्चन देखें, एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं अणुसंख्यता और एक तरफ कोटि, दोनों में। देखिए पहला अणुसंख्यता कैसी राशि है? सैद्धांतिक राशि है, मतलब आप अभिक्रिया का मात्र समीकरण देखकर ही अणुसंख्यता का मान निकाल सकते हैं, केवल समीकरण देखकर। मतलब उसमें आपको प्रयोग की कोई जरूरत नहीं। आपके सामने एक समीकरण लिखा हुआ है तो उसके जो अभिकारकों के जो रस समीकरण गुणांक हैं उनका आप योग कर दो, आपको अणुसंख्यता प्राप्त हो जाएगी। मतलब कैसी राशि है? सैद्धांतिक, प्रयोग से कोई मतलब नहीं है, सैद्धांतिक राशि। जबकि कोटि एक प्रायोगिक राशि, मतलब आप समीकरण देखकर, आप अभिक्रिया का समीकरण देखकर कोटि का मान नहीं निकाल सकते। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, जैसे 2NH3 प्लेटिनम की सतह पर अभिक्रिया हो रही है N2+3H2, ये अभिक्रिया। अगर इस अभिक्रिया को हम देखें और समीकरण को देखें तो इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। इस आधार पर इसकी अणुसंख्यता तो निकल गई, 2 निकल गई अणुसंख्यता। लेकिन अगर कोटि देखें तो कोटि इसको देखकर हम नहीं निकाल सकते। जब हम इस अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो NH3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर वेग समीकरण हम दें प्रायोगिक रूप से तो ये आएगा NH3 की घात 0, क्योंकि NH3 की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता है, तो उसकी घात कितनी हो गई? 0 हो गई। तो कोटि कितनी हो गई? 0। तो हमने इसके समीकरण को देखकर नहीं बता पाए कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो इसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा, अभिक्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया किन किन अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो कैसी राशि हो गई? कोटि, प्रायोगिक राशि। हम इसको प्रयोग के द्वारा ही बता सकते हैं। दूसरा अंतर है इसमें, अणुसंख्यता कभी भी शून्य या भिन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब अगर अणुसंख्यता का मतलब है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, तो कभी भी आधा अणु या 0 अणु भाग नहीं ले सकता, पूरा अणु भाग लेगा, या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो अणुसंख्यता कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि हो सकती है। कोटि भिन्न या शून्य हो सकती है। जैसे हमने शून्य का उदाहरण देखा अभी, ऐसे ही भिन्न भी अभिक्रिया हो सकती है, मतलब 1.5 भी कोटि पाई जाती है, आधी कोटि भी पाई जाती है। ठीक है, तो कोटि कभी भी अणुसंख्यता कभी भी शून्य या भिन्न संख्या नहीं हो सकती, जबकि कोटि शून्य या भिन्न संख्या हो सकती है। तीसरा अंतर, अणुसंख्यता अभिक्रिया वेग की निर्भरता के बारे में नहीं बताती है। अणुसंख्यता अभिक्रिया वेग की निर्भरता के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, क्योंकि वो तो क्या होता है, अभिक्रिया वेग में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। अब अभिक्रिया का वेग किस अभिकारक की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, ये अणुसंख्यता से जानकारी नहीं मिलती है। ये जानकारी किससे मिलती है? कोटि से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि है वो अभिक्रिया वेग की निर्भरता के बारे में हमें जानकारी देती है कि किस अभिकारक की कितनी घात पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण से अगर हम देखें, उदाहरण से जैसे एस्टर की हमने जलावघटन देखा, एस्टर का जलावघटन हमने देखा अभी, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि अगर वेग समीकरण हम दें तो K CH3COC2H5 की घात 1 और जल की घात 0, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1 हो गई।
अब इससे ये जानकारी मिल रही है कि एस्टर पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, एस्टर की सांद्रता पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए कोटि कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई, 1 + 0 = 1। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर हमने अनुसंधता और कोटि में देखा। ठीक है, यही अंतर अब क्वेश्चन आ सकता है। मेन अंतर तो यही है, ये सैद्धांतिक राशि, प्रायोगिक राशि, अनुसंधता कभी भी शून्य नहीं या भिन्न नहीं हो सकती, कोटि शून्य या भिन्न हो सकती है। और अनुसंधता अभिक्रिया वेग की निर्भरता के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देती, जबकि कोटि देती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में अगर संपन्न हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया अगर उसकी क्रियाविधि का अध्ययन हम करें और एक से ज्यादा स्टेप में वो अभिक्रिया हो रही है, तो जो सबसे धीमी गति से चलने वाला जो पद है अभिक्रिया का, उसी पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, उसी पर सबसे धीमी गति से चलने वाले पर निर्भर करेगा और उसी पद से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होगा। मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, जैसे साइकिल फैक्ट्री में 3 व्यक्ति साइकिल निर्माण का काम करते हैं और एक व्यक्ति जो ए है, बी और सी, 3 व्यक्ति साइकिल बना रहे हैं और ए व्यक्ति एक फ्रेम निर्माण का काम करता है, बी व्यक्ति रिम निर्माण का काम करता है, रिम, और सी व्यक्ति टायर ट्यूब बनाता है। ठीक है, अब एक दिन तीनों ने काम किया और फ्रेम जो व्यक्ति बनाता है उसने 100 फ्रेम बनाए साइकिल के लिए, जबकि जो रिम बनाता है उसने 80 साइकिलों के लिए रिम बनाई, यानी कि 160 रिम बनाई 80 साइकिलों के लिए, और जिसने टायर ट्यूब बनाए उसने सपोज 60 साइकिलों के लिए टायर ट्यूब बनाए, मतलब 120। ठीक है, तो अब अगर हम दिन के अंत तक देखें, दिन के अंत तक, तो कितनी साइकिल बनेंगी? टोटल साइकिल बनेंगे अपनी 60। ठीक है, 100 साइकिल नहीं बन पाएंगे क्योंकि 100 फ्रेम तो बन गए, लेकिन क्या नहीं बना, उनके लिए रिम नहीं बने, 100 साइकिलों के लिए टायर ट्यूब नहीं बने। तो जो सबसे कम संख्या है उतनी ही अपने पास साइकिल बन के तैयार होंगी शायद। उसी तरह कि अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया का जिस पद का वेग सबसे कम होता है वही गति निर्धारक होता है, और अभिक्रिया का जो वेग है उसी पद पर निर्भर करता है, और अभिक्रिया की कोटि उसी पद से निर्धारित होती है। मैं एक अभिक्रिया आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक अभिक्रिया हो रही है 2N2O5 4NO2+, एक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो ये अभिक्रिया 3-4 पदों में संपन्न होती है। मैं आपको बता रहा हूं इसके पद। पहला पद है इसका कि N2O5 का एक अणु टूटेगा, N2O3+O टूट गया। ये पद मंद गति से होता है, मंद गति से। दूसरा पद है इसमें जो N2O5 है O3, वो टूटेगा NO+NO, NO+NO। ये द्वितीय पद है, तीव्र गति से होता है। तृतीय पद अगर हम देखें, ये जो NO है, NO वो क्रिया करेगा N2O5 से, NO क्रिया करेगा NO, और ये बना देगा 3NO, 5 और 1 6 और 2 1 3, 3NO। ये 3 पदों में अभिक्रिया हो गई, 3 पद। ठीक है, अगर हम तीनों रिएक्शनों को हम जोड़ दें तो ये रिएक्शन हमको प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ऊपर वाली, ये एक पद में ना होकर 3 पदों में संपन्न हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें 2 पद ऐसे हैं जिनकी गति ज्यादा है, और जो ये प्रथम पद है इसकी गति मंद है।
तो अभिक्रिया का वेग प्रथम पद पर निर्भर करेगा और अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम प्रथम पद से करेंगे और इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वेग बराबर k n2O5 की घात 1। तो कोटि कितनी हो गई इसकी 1 हो गई क्योंकि अभिक्रिया का वेग N2O5 की केवल प्रथम घात पर निर्भर कर रहा है, एक घात पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि वैसे तो अगर हम अनुसंगतता देखें तो अणु तो N2O5 के 2 भाग ले रहे हैं, उस हिसाब से अनुसंगतता 2 है, लेकिन अगर कोटि अगर हम देखें तो अभिक्रिया की कोटि 1 है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, 3 पदों में, और जो अभिक्रिया का सबसे धीमी गति वाला जो पद है उसी पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा। अब इसमें सबसे धीमी गति से कौन सा पद है? प्रथम पद। उसमें N2O5 की कितनी अणु भाग ले रहे हैं? 1। इसलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो N2O5 की प्रथम घात पर निर्भर करेगा, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज सीख ली कि अभिक्रिया 1 से ज्यादा पदों में अगर संपन्न हो रही है तो सबसे धीमी गति वाला जो पद है वो गति निर्धारक होगा और अभिक्रिया का वेग केवल उसी पद पर निर्भर करेगा और अभिक्रिया की कोटि उसी पद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखी अनुसंगतार कोटि। एक बार फिर बता रहा हूं मैं अनुसंगतार कोटि के बारे में। देखिए, अनुसंगता होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या है, कुल संख्या है, वो अभिक्रिया की अनुसंगता होती है। जबकि कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग जिन अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है उनकी संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। या फिर अभिक्रिया के जो प्रायोगिक वेग समीकरण है उसमें अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अनुसंगता होती है, वो सैद्धांतिक राशि है, उसको मात्र समीकरण देखकर हम निकाल सकते हैं, जबकि जो कोटि होती है वो एक प्रायोगिक राशि है, आप समीकरण देखकर उसका निर्धारण नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अभिक्रिया का प्रायोगिक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा अंतर, अनुसंगता शून्य या भिन्न कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा एक पूर्ण राशि होगी। ठीक है, पूर्णांक राशि होगी। जबकि अगर हम बात करें कोटि की तो अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है और भिन्न संख्या में भी हो सकती है। तीसरा अंतर, अभिक्रिया की जो अनुसंगता है वो अभिक्रिया वेग की निर्भरता के बारे में उससे कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती, जबकि अभिक्रिया की कोटि से प्राप्त होती है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया 1 से ज्यादा पदों में संपन्न हो रही है तो सबसे धीमी गति वाला जो पद है वो गति निर्धारक होगा और अभिक्रिया का वेग उसी पद पर निर्भर करेगा और अभिक्रिया की कोटि उसी पद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो आप केवल अभिक्रिया का समीकरण देखकर आप कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक कि उसमें प्रायोगिक वेग समीकरण नहीं दिया हो। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। देखो, वेग बराबर k a की घात 1 b की घात 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वेग बराबर k, इसमें x की घात हो जाएगी, इसमें जैसे 2 हो गई और y की घात हो गई -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम क्या निकालें, कोटि अगर निकालें तो कोटि क्या होती है? ये वेग समीकरण दे रखा है, वेग समीकरण में सांद्रता घातों का अगर हम योग करें तो उससे हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। तो कोटि कितनी हो गई? 1 + आधा, ये हो जाएगा 1 सही 2 यानी कि 1.5, 3/1.5 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ कोटि निकालें तो ये भी सांद्रता घातों का योग होगा, तो
तो इसमें आपको चिन्ह सहित जोड़ना है। कोटि माइनस में भी हो सकती है, तो 2 प्लस -1/2 यानी कि 2 में से -1/2 जब जाएगा तो क्या बच जाएगा 1.5, ये भी 3/2। इस तरह से आपको कोई वेग समीकरण दे रखा है और अभिक्रिया की कोटि अगर आपसे पूछी है तो हम उसकी कोटि निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कई बार k का मान दे देता है वेग समीकरण का और आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछता है k का मान देकर, तो उसमें देखो आप कैसे पता लग सकते हैं। देखो जैसे किसी अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या अब देखो वैसे आप नहीं बता सकते, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब अगर k का मान दे तो आपको ध्यान रखना है k के मान के पीछे एक मात्रक लगा होगा, यूनिट लगाई, इकाई लगी होगी, उस इकाई के आधार पर हम कोटि निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि वेग स्थिरांक की इकाई हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो और किसी अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो अगर आपके पास वेग स्थिरांक की इकाई दे रखी है तो आप उसकी कोटि निकाल सकते हैं, और अगर कोटि दे रखी है तो आप उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। तो सेकंड इनवर्स हमने पढ़ा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आता है। सेकंड इनवर्स किसके लिए आ रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आ रहा है, तो हम उसकी कोटि वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोल की घात 1 लीटर की घात -1 1 - n सेकंड इनवर्स, k की इकाई है, और k की इकाई आपको कितनी दे रखी है, सेकंड इनवर्स। अब देखो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया, ठीक है, इधर क्या बच गया 1, तो मोल की घात 1 लीटर की घात -1 1 - n बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोल की घात 1 लीटर की घात -1 1 - n बराबर मूल की घात 1 लीटर की घात -1 और उसकी घात 0। हमको पता है कि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये। अब देखो आधार बराबर हो गए तो घातें भी बराबर होंगी, तो 1 - n बराबर 0 हो गया, 1 - n बराबर क्या हो गया 0, तो -n बराबर कितना हो गया, 1 को जब इधर लाएंगे तो -1 और माइनस से माइनस कट गया है, n बराबर कितनी आ गया 1। यानी कि हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं यदि हमको अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई दे रखी है।